नमस्कार। जेएच एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2022 की जो सीरीज़ की शुरुआत की थी, उसमें पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हम लोगों ने जनवरी 2022 को कवर किया था। और आज आप लोगों ने जो प्यार दिया पहले क्लास को, जो आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। और आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने कम्युनिटी वाले पोस्ट में भी देखा था कि मैंने बताया था कि आप लोगों का फरवरी 2022 जो है वो संडे को होगी क्लास। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग वार्षिकांक कर रहे हैं हम लोग, और हमारा जो टारगेट है वो बेसिकली टारगेट है 66 बीपीएससी 68 जो बीपीएससी है प्रीलिम्स, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग 2022 की सीरीज़ को पूरा कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। और उस क्रम में आज जो है वो आपका लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास को, लेक्चर को देखने के बाद वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें, क्योंकि जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको लगातार मिलते रहेगी। जो कंटेंट फ्यूचर में, अभी तो वीकली चल रही है, फ्यूचर में आने वाले कुछ दिनों में हम लोग डेली कंटेंट पे काम हो रही है हमारी टीम की। डेली कुछ ना कुछ आप लोगों को जनरल स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो ज़रूर आप लोग प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। फरवरी 2022 आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, और फरवरी 2022 में देखते हैं कि क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। चूँकि अब लगभग 11 महीने हो चुके हैं, तो ऐसे न्यूज़, बहुत सारे न्यूज़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं। फरवरी में जो होने वाली एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए, फरवरी 2023 में जो एग्ज़ाम है बीपीएससी का, फिर भी देखते हैं कि कुछ कौन कौन से ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए अभी भी ज़रूरी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए, पीएम ई विद्या योजना किससे संबंधित है। आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जब अपना बजट पेश किया गया था, उनके द्वारा जब बजट पेश किया गया था, राष्ट्रीय बजट की बात करें तो उसमें, यूनियन बजट की बात करें तो उसमें तो उन्होंने पीएम ई विद्या योजना की चर्चा उन्होंने की थी। और क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि पीएम ई विद्या योजना किससे संबंधित है, पीएम ई विद्या स्कीम इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये छात्रों के डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी डिजिटल शिक्षा से संबंधित है। पिछले दिनों 2020 से लगातार दुनिया कोविड से प्रभावित रही है, तो उस समय महसूस किया गया कि डिजिटल एजुकेशन, क्लासरूम या फिजिकल की बात करें तो डायरेक्ट अगर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है इंस्टीट्यूट में पहुंचना, कई बार कई सारी समस्याएं होती है, जैसे दूर दराज का क्षेत्र है, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र हो सकता है, या फिर कई ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पे आसानी से वो नहीं पहुंच सकते हैं एजुकेशन सेंटर तक। उसके अलावा कई बार महामारी या दूसरी कई सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके अलावा हर स्कूल में वो क्वालिटी नहीं है, या हर चीज़ के एक्सपर्ट्स को नहीं रखा जा सकता है। तो इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा डिजिटल एजुकेशन के लिए ही पीएम ई विद्या योजना की शुरुआत की गई है। इसका डिटेल अगर जाने तो देखिए, 2022-23 में के जो बजट पेश की गई थी उसमें डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इसकी घोषणा की गई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इसके तहत क्या होगा देखिए, तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल, कहने का मतलब होगा कि 200 से अधिक टीवी चैनलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से छात्रों को एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आगे इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, तो जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, जो नॉर्मल जो बेसिक एजुकेशन होती है, उसके अलावा जो वोकेशनल कोर्सेज और ऐसे क्रिएटिविटी कोर्सेज जो बच्चों को क्रिएटिव बनाने वाले कार्य होते हैं, आमतौर पर इनके फैकल्टीज़ जो है वो स्कूल लेवल पे नहीं रखे जा सकते हैं। ठीक है, हर जगह एक एक फैकल्टी। तो ऐसे क्रिएटिव वर्क जो स्टूडेंट्स के बीच में क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जा सके, उसके लिए ही इसमें बेसिकली ये ऑनलाइन एक तरह से एजुकेशन सिस्टम होगा, और इसको नाम दिया गया है पीएम ई विद्या योजना। ठीक है, इसके बारे में और चीज़ें, 750 वर्चुअल लैब भी बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा 75 कौशल ई प्रयोगशाला भी बनाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा पीएम, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, पीएम ई विद्या योजना आपसे पूछ सकता है किससे संबंधित है, रिलेटेड टू, तो ये होगा आपका डिजिटल एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के खिलाफ अपना 1000वां वनडे खेला। अगेंस्ट व्हिच कंट्री डिड इंडिया प्ले इट्स 1000th ओडीआई इन फरवरी 2022। तो फरवरी 2022 में आपको पता होगा कि वेस्ट इंडीज भारत के दौरे पे आया था।
एक बाइलेटरल सीरीज खेली गई थी T20 और ODI का, और उस दौरान भारत ने अपना 1000वां मैच खेला था और ये मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ था और भारत ने क्लीन स्वीप हासिल की थी वेस्ट इंडीज को हरा करके। इस सीरीज को भारत ने जीता था। तो भारत ने अपना 1000वां जो मैच है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था अहमदाबाद में, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये मैच हुआ था। और इस तरह से भारत 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बनी थी उस समय। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। तो दो इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा कि भारत ने 1000वां मैच किसके खिलाफ खेला था, और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि 1000 वनडे मैच, वनडे मतलब 50 ओवर का जो मैच होता है खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है भारतीय टीम। ठीक है, भारतीय टीम ने वनडे ODI की जो शुरुआत है वो की थी 1974 में। आपको बता दूं कि शुरुआत में 60 ओवर का होता था, ठीक है, 60 ओवर की ये होती थी ODI मैच होती थी, दोनों तरफ से 60-60 ओवर बॉलिंग की जाती थी दोनों टीमों के द्वारा, लेकिन बाद में इसको फिर 50 ओवर का कर दिया गया था। ठीक है, भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ठीक है पहली जीत जो है 1975 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हासिल की थी। 74 में 1974 में इंडिया ने ODI में ठीक है पदार्पण किया था, वनडे सीरीज भारत ने खेला था, पहली बार ODI मैच खेला था। आगे नेक्स्ट, उसके बाद जाकर के क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे कि विद व्हिच ऑनर वाज द फेमस सिंगर लता मंगेशकर ऑनर्ड। लता मंगेशकर आप लोग को पता है कि फरवरी 2022 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये हम लोगों के बीच नहीं रही। महान गायिका थी, बॉलीवुड की 30,000 से अधिक गानों में इन्होंने अपना स्वर दिया था। अगर बात करें तो भारत के सबसे सम्मानित, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित व्यक्तित्व में से, पर्सनैलिटी में से एक रही है ये। ठीक है, सबसे सम्मानित सेलिब्रिटी रही है। तो इनको भारत सरकार ने भारत रत्न दिया हुआ है ऑलरेडी, इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, और भारत रत्न जो कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। उसके अलावा दादा साहब फाल्के जो भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। ये तीनों के तीनों इनको मिला हुआ है, और इसीलिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा लता मंगेशकर जी के बारे में जान लीजिए। तो लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी 2022 को मुंबई में निधन हो गया था। ठीक है, 92 ईयर की थी, 92 वर्ष की थी, और 1949 से लेकर के 2006 तक, 2006 तक ये बॉलीवुड में एक्टिव रही थी। ठीक है, एक गायिका के रूप में अगर हम लोग बात करें, एक सिंगर के रूप में, तो 1949 से 2006 तक ये एक्टिव रही थी। कोविड से हालांकि पीड़ित हुई थी, बाद में भर्ती कराया गया था ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में। ठीक है, फाइनली इनकी डेथ हो गई फरवरी में 2022 में, 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की थी। ठीक है, उसके अलावा बात करें इनके बारे में तो और 30,000 से ज़्यादा गानों में इन्होंने संगीत दिया था, 30,000 से अधिक गानों में इन्होंने अपनी आवाज़ दी थी, और 2001 में इनको मिला था भारत का सबसे बड़ा सम्मान, भारत रत्न से 2001 में इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके अलावा इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के जैसे पुरस्कारों से भी, सम्मानों से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर जी की बात करें तो 1949 में, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि 1949 में महल नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें इन्होंने पहली बार अपनी आवाज़ दी थी, और अंतिम बार 2006 में इन्होंने रंग दे बसंती जो फिल्म है उसमें इन्होंने अपना अंतिम गाना गाया था। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन लता मंगेशकर जी के लिए जरूरी हो जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए जरूरी है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि द विनर ऑफ द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 इज, यानी अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि वेस्ट इंडीज में हुआ था, आप लोगों को पता होगा फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया गया था। तो उसमें कहा गया, इसमें क्वेश्चन ये है कि कौन इसका विनर रहा था। तो रिकॉर्ड 5वीं बार भारत ने अंडर 19 जीता, और आज तक किसी भी देश ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में, किसी भी देश ने अभी तक
5 बार प्रतियोगिता नहीं जीते। ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार खिताब जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार ट्रॉफी जीती है, भारत ने 5 बार जीती है। और भारत ने एक तरह से रिकॉर्ड बनाया, अपना ही जो 4 बार का रिकॉर्ड था जो हाईएस्ट का, उसी को आगे करते हुए भारत ने 5 बार जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये जो फाइनल प्रतियोगिता है वो जनवरी और फरवरी में ये पूरी की पूरी सीरीज हुई थी वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप की, जनवरी और फरवरी में। और इसका फाइनल जो हुआ था वो हुआ था 5 फरवरी 2022 को एंटीगुआ में। एंटीगुआ कहाँ पे है? तो एंटीगुआ है वेस्ट इंडीज कंट्री का ही एक आइलैंड है, और वहाँ पे हुआ था ये फाइनल। और इस फाइनल में इंग्लैंड को भारत ने हराया था। ठीक है, इस फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया था और भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। इससे पहले भारत साल 2000 में जीता था, जिस समय आपको याद होगा मोहम्मद कैफ कप्तान हुआ करता था। 2008 में भी भारत ने जीता था। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट बात करें, विराट कोहली उस समय थे कप्तान। उसके बाद जाकर के 2012 में भारत ने जीता था। ठीक है, उसके बाद जाकर के 2018 में ईशान किशन के कप्तानी में भारत ने जीते थे। तो अभी तक 1, 2, 3, 4। और अब जो बात करें तो फिलहाल जो अंडर 19 हुआ था उसमें यश धुल, ठीक है, फिलहाल जो है अभी जो अंडर 19 हुआ था उसमें यश धुल जो है वो भारत के कप्तान थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट। तो ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार, भारत ने 5 बार जीता है। यश धुल जो कि दिल्ली का बैट्समैन है, और इन्होंने ही अभी तो रणजी में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये लगातार यश धुल की कप्तानी में जीता था। तो 2-3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। इसका आयोजन अगर पूछेगा तो वेस्ट इंडीज में किया गया था। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? तो हेल्ड एट वेस्ट इंडीज। उसके बाद जाकर के विनर इंडिया, उसके बाद जाकर के रनर अप, फर्स्ट रनर अप यानी प्रथम उप विजेता जो था वो कौन था? तो इंग्लैंड। भारत के कप्तान कौन थे अंडर 19 के? तो यश धुल। और उसके बाद सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है ये ट्रॉफी, पूछ सकता है आपसे। तो सबसे ज़्यादा बार ये ट्रॉफी जीता है भारत ने, रिकॉर्ड 5वीं बार। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा इस वर्ल्ड कप जो अंडर 19 हुई थी उससे रिलेटेड। आगे बढ़ते। अकॉर्डिंग टू द 11th एनुअल ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज्ड बाय ग्लोबल जियो, ठीक है, जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट टॉमटॉम, ठीक है, द वर्ल्ड्स मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इज, दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है टॉमटॉम के अनुसार। ठीक है, टॉमटॉम के द्वारा जो जारी की जाती है हर साल के द्वारा मोस्ट कंजेस्टेड सिटी, तो उसमें पिछले साल जब जारी किया गया था 2021 में, तो सबसे ज़्यादा जो कंजेस्टेड था वो था मॉस्को। लेकिन मॉस्को की रैंकिंग अब नीचे आई है। अभी दुनिया का 2022 में जो दुनिया का सबसे कंजेस्टेड 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग 11वां वार्षिक ट्रैफिक इंडेक्स जो जारी किया गया था उसमें टर्की शहर का या टर्कीय शहर का, तुर्कीय शहर का इस्तांबुल जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर है। ठीक है, मॉस्को अब नीचे आ गया है। तो दुनिया का सबसे ट्रैफिक जाम वाला शहर आपसे पूछेगा, सबसे भीड़भाड़ वाला शहर जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम होती है, तो उस शहर का नाम है कौन सा? तो उस शहर का नाम है इस्तांबुल, जो कि टर्की का एक शहर है। ये 2021 के आंकड़ों पर आधारित है। और राजधानी, रूस की राजधानी मॉस्को जो है, रसिया की कैपिटल मॉस्को, जो लास्ट ईयर में नंबर 1 पे थी वो नंबर 2 पे आ गई। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 में 5th रैंक पे इंडिया का मुंबई है और 10th रैंक पे इंडिया का बेंगलुरु है। ठीक है, तो टॉप 10 में भारत के दिल्ली की बात करें, राष्ट्रीय राजधानी की बात करें, नेशनल कैपिटल की बात करें तो 11th रैंक पे है भीड़भाड़ वाले में। भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम जो है वो मुंबई में होती है। मुंबई वर्ल्ड में 5th रैंक पे है, इंडिया में नंबर 1 पे है। और 10th में है बेंगलुरु और इंडिया का 2nd है। तो भारत का जो मुंबई होगा ये भी याद कर लेंगे, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर जो होगा वो होगा इस्तांबुल। भारत का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर होगा वो मुंबई। वर्ल्ड रैंकिंग मुंबई की होगी, वो होगी 5th। और उसके बाद इंडिया में 2nd पोजीशन पे होगी बेंगलुरु। बेंगलुरु की वर्ल्ड रैंकिंग होगी वो होगी 10th। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, इतनी सूचनाएं काफ़ी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है। आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे एशियाज लार्जेस्ट सीएनजी प्लांट हैज़ बीन सेट अप इन, तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, इंदौर में इसे स्थापित किया गया है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि जो
बायोलॉजिकली जो वेस्ट सब जो होते हैं उन वेस्टेज से, खास करके गोबर वगैरह सबसे बात करें तो उनसे यहाँ पे गैस बनाया जाएगा और ये सीएनजी हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही होगा, लेकिन इन गैस को बनाने का जो कार्य किया जाएगा वो वेस्टेज से किया जाएगा, खास करके जो बायोमास होती है उससे किया जाएगा, ठीक है, जैव अवशिष्टों से किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 19 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया गया और ये इंदौर में बनाई गई है और ये एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट होगा, ठीक है, सीएनजी प्लांट जो कि वेस्टेज से गैस बनाने का कार्य करेगी। तो कहाँ पे होगा ये? इंदौर में स्थापित किया गया है ये, और एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। आगे इसका नाम है गोबर धन। गोबर से बेसिकली जो गोबर है उसी से यहाँ पे गैसेस बनाई जाएगी, सीएनजी बनाई जाएगी। 15 एकड़ में ये फैला हुआ है और ये एशिया का नेचुरल सीएनजी गैस होगा, यानी ये गोबर से बनाए जाने वाला नेचुरल सीएनजी गैस है और ये प्लांट बनाई गई है कहाँ पे? इंदौर में बनाई गई है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा तो 17 से 18 टन डेली गैस भी निकाला जाएगा और उसके अलावा 100 टन के आसपास जो जैविक खाद है, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो तैयार किया जाएगा, यानी कि उसके बाद जो गैस निकलने के बाद जो वेस्टेज होगा वो भी एक तरह से पॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि वो ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि जैविक खाद का कार्य करेगा, ठीक है। आगे उसके बाद जाकर के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 ले लेते हैं। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए, आपको पता होगा कि यूक्रेन में जनवरी से ही लगातार टेंशन बढ़ रहे थे किसका? रशिया और यूक्रेन के बीच में, और फाइनली क्या हुआ कि फरवरी में आते आते दोनों देशों के बीच में टकराहट बढ़ गई और रूस ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। बड़ी संख्या में एनआरआईज, भारत के जो एनआरआईज है वो कहाँ पे रहते हैं? वो यूक्रेन में रहते हैं। और उसके अलावा यूक्रेन में एजुकेशन वीजा पे हजारों की संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स खास करके मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए। उसके अलावा कई सारे व्यापारी या अन्य कार्यों के लिए भी लोग यूक्रेन में रहते हैं। तो यूक्रेन में जब रूस का हमला हुआ तो इंडियंस लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन करके वहां से सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने ऊपर ले ली, विदेश मंत्रालय ने, कि व्यक्तिगत तौर पर लोग नहीं आ सकते क्योंकि सारी फ्लाइटें रद्द कर दी गई थी। भारत सरकार ने लोगों को निर्देश दिया कि भारत का झंडा लेकर के आप यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंचे और वहां से हम आपको रेस्क्यू करेंगे। और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा, जो विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया एक अभियान था, ऑपरेशन था, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा को लीड करने के लिए कुछ केंद्रीय मंत्री जैसे कि वीके सिंह की बात करें, उनके अलावा बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी भेजा गया था यूरोप, ताकि उन देशों में जो यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भारतीय छात्र पहुंचे हैं उनको सुरक्षित रूप से वहां पे, जब तक वो वहां पे है तब तक उनको किसी भी तरह का डर और परेशानी ना हो और उन्हें सुरक्षित रूप से भारत लाया जा सके। तो ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था वो विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जो चलाया गया अभियान था वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन था और उसमें सुरक्षित यूक्रेन में फंसे हुए जो लोग थे, भारतीय लोग थे, उनको सुरक्षित रूप से अपने स्वदेश लाने के लिए ये चलाया गया था। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, ये फोटोग्राफ्स देख रहे हैं। तो ऑपरेशन गंगा इसको नाम दिया गया था, भारतीयों को निकालने के लिए मिशन चलाया गया था। आगे अगर बात करें तो इसके अभियान के तहत देखिए, इधर से तो रशिया ने हमला किया था, रूस के द्वारा यूक्रेन पे हमला किया गया था, और इसी क्रम में यूक्रेन के पड़ोसी देश में भारत ने कहा कि यूक्रेन में चूंकि सारी फ्लाइटें रद्द कर दी गई यहाँ पे, और ऊपर से रशिया की गोलीबारी बमबारी भी हो रही थी, तो यहाँ पे विमानों को टेक ऑफ नहीं किया जा सकता था, लैंडिंग नहीं की जा सकती थी। इसीलिए छात्रों को या भारतीयों को निर्देश दिया गया था कि आप किसी भी तरह से पड़ोसी देश पहुँचे, कहाँ? पोलैंड पहुँचे, या फिर पड़ोसी देश आप रोमानिया पहुँचे, या फिर आप क्या करें तो पड़ोसी देश या तो रोमानिया पहुंचे या हंगरी पहुंचे या स्लोवाकिया पहुंचे। तो पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया, इनमें से ये हंगरी है, देख लीजिए यहाँ पे, तो इनमें से किसी एक देश में यहाँ पे हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया, उसके बाद जाकर के पोलैंड हो गया और रोमानिया, ये है स्लोवाकिया, सॉरी, ठीक है, ये है स्लोवाकिया, ये है हंगरी और ये है रोमानिया। ठीक है, तो पोलैंड हो गया, ये यूक्रेन का। बेलारूस की तरफ नहीं जाना था आपको, क्योंकि बेलारूस ऑलरेडी रूस के साथ मिलकर के इधर से हमले की तैयारी कर रहा था यूक्रेन पे। तो या तो स्टूडेंट को कहा गया कि पोलैंड चले जाइए, या स्लोवाकिया चले जाइए, या हंगरी चले जाइए, या रोमानिया, इनमें से कहीं आप पहुंचिए, जहां पे जो नियरेस्ट आपको मिल रहा है वहां पे आप पहुंचिए किसी तरह से, और यहाँ से हमारा विमान तैयार है और यहाँ से हम आपको
सुरक्षित रूप से निकाल लेंगे। और इसी अभियान को नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा। अंततः ये पूरी तरह से फ्री थी। अंततः भारत सरकार ने अपने सभी भारतीयों को वहाँ से निकाल लिया था सुरक्षित रूप से। अंततः सुखद रहा हमारा ये ऑपरेशन गंगा। आगे बस एक छात्र को नुकसान हुआ था, और वो भी नुकसान हुआ था, उस छात्र को कहा गया था कि बाहर नहीं निकलना है, और वो गोलीबारी की चपेट में आ गया था, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में सुना था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सेफ्रॉन बाउल प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बेसिकली भारत में अगर बात करें तो फिलहाल सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही केसर की खेती होती है। और केसर की बात करें या सेफ्रॉन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में होती है। भारत सरकार संभावना तलाश रही है कि भारत के ऐसे राज्य जहां पे जम्मू कश्मीर से मिलते जुलते, खास करके जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र जहां पे सेफ्रॉन की बात करें तो सेफ्रॉन के अनुरूप वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी वहाँ की जो जलवायु है वो केसर की बागान के या केसर की खेती के अनुकूल है, केसर सेफ्रॉन सपोर्टिव क्लाइमेटिक कंडीशन है, वैसे क्षेत्रों की पहचान कर रही है। और उसी के क्रम में ये क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि सेफ्रॉन बाउल प्रोजेक्ट के तहत किन राज्यों में केसर की खेती के लिए कुछ स्थानों की पहचान की गई है। इन विच स्टेट्स some places have been identified for saffron cultivation under the saffron bowl project। तो यहाँ पे बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश और मेघालय दो ऐसे राज्य हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जिसमें जम्मू कश्मीर के कुछ उन क्षेत्रों से मिलती जुलती क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ पे सेफ्रॉन यानी केसर की खेती की जाती है। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। और यहाँ पे देख लीजिए इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया गया, तो नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के द्वारा केसर की खेती के लिए आंध्र प्रदेश और मेघालय, जैसा कि आंसर में आपने देखा कि आंध्र प्रदेश और मेघालय में कुछ स्थानों की पहचान की गई है। फिलहाल अगर हम लोग भारत में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही, और जम्मू कश्मीर में भी सिर्फ कश्मीर वैली के कुछ सीमित एरिया में ही केसर की खेती की जा रही है। अब जाकर के कुछ राज्यों में अगर बात करें तो शुरुआत होने के लिए अगर ये किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जाए ऐसे एरिया को, तो ऐसे एरिया में पहले सिक्किम के कुछ एरिया को आइडेंटिफाई किया गया जहां पे केसर की संभावना है खेती करवाने की, दूसरा मेघालय का और तीसरा अरुणाचल प्रदेश का। इस क्षेत्र से को इसका आर्थिक लाभ होगा। केसर की भारत में जो डिमांड है वो जम्मू कश्मीर पूरा नहीं कर पाता है, भारत को ईरान जैसे देशों से आयात करना पड़ता है। तो एक तो घरेलू मांग की पूर्ति होगी, दूसरा ये होगा कि निर्यात होने से विदेशी मुद्रा की आय होगी, और तीसरा इन क्षेत्रों में जहाँ पे लोगों के लिए रोजगार बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, पर्यटन वगैरह सब के अलावा, तो वहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, तो केसर की बात करें और जम्मू कश्मीर के केसर को लेकर के बात करें तो इसे ये सिर्फ और सिर्फ फिलहाल अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में ही भारत में केसर का उत्पादन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी केसर है उसको जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी दे दिया गया है भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कश्मीर को केसर का कटोरा कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। और कश्मीर में जो एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, जैसे जम्मू कश्मीर में जो ग्लेशियर्स है उसके पिघलने से और उसके अपर्दन से जो मिट्टी आगे बढ़ती है, जैसे ग्लेशियर के अपर्दन या इरोजन से जो मिट्टी काटती है वो नीचे आती है वैली की तरफ, और जब वो बर्फ पिघल जाता है ग्लेशियर तो वो जो कटी हुई मिट्टी है वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है वैली में, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और ऐसे मिट्टी को कहा जाता है करेवा। और ये जो जम्मू कश्मीर वैली का करेवा है, यहीं पे केसर के बागान या केसर की खेती या केसर के बाग होते हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर को पंपोर जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का उसको कहा जाता है केसर का कटोरा। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कि संभावना कहाँ तलाश रही है, आइडेंटिफाई की गई है, तो वो की गई है अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में। और इससे पहले सिक्किम में भी कुछ क्षेत्रों को सिक्किम के भी कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई है जो केसर की खेती के लिए आइडियल या फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो फरवरी के न्यूज के अकॉर्डिंग है तो वो ये है कि द नेम ऑफ द नेशन वाइड कैंपेन बीइंग रन बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स दैट इज आरपीएफ
टू प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल या आरपीएफ के द्वारा जो मानव की तस्करी है और खास करके महिलाओं और छोटे बच्चों की जो तस्करी होती है, उनका किडनैपिंग होता है और उनके बाद उनको जो बेच दिया जाता है, और खास करके भारत में जो ज़्यादातर ऐसे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जब उनको ले जाया जाता है तो ज़्यादातर क्या होता है, रेलवे के द्वारा किया जाता है। कई बार रेलवे में भी चपेट में आ जाते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोग, उनको वहीं से उठा लेते हैं या किडनैप कर लेते हैं। तो इसके को रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है और नेशनल जो कैंपेन चलाया जा रहा है, इस कैंपेन का नाम दिया गया ऑपरेशन आहट। ठीक है, ऑपरेशन आहट नाम दिया गया इसको। तो ऑपरेशन आहट का संबंध किससे है ये भी पूछ सकता है। तो ऑपरेशन का आहट का संबंध रेलवे सुरक्षा बल या आरपीएफ के द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे एक अभियान से संबंधित है ऑपरेशन आहट। ठीक है, दूसरा ये भी पूछ सकता है कि रेलवे के द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। मतलब इसको एज ए क्वेश्चन बना के ये ऑप्शन दे सकता है, इसको क्वेश्चन बना के ये ऑप्शन दे सकता है। तो ऑपरेशन आहट का संबंध किससे होगा, मानव तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा एक रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाए जा रहे एक अभियान है। और विशेषकर हर ट्रेन मार्ग में ऐसे लंबी दूरी की जो ट्रेन होती है उसमें सुरक्षा बलों की विशेष टीम तैनात की जाएगी जो इनकी मदद करेंगे। खास करके बच्चों और महिलाओं को अगर देखेंगे कि ऐसे किसी व्यक्ति के चुंगल में फंस रहे हैं तो उनको सुरक्षित रूप से निकालने का ये कार्य करेंगे। ठीक है, आगे बाकी डिजिटल मीडिया का भी यूज करके, सोशल साइट्स का यूज करके, साइबर सेल के द्वारा ये सब करके इनको अलग अलग तरह से रोकने का प्रयास किया जाएगा। खास करके अगर बात करें तो भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो नेपाल सीमा पे ज़्यादा होती है, बांग्लादेश सीमा पे ज़्यादा होती है, म्यांमार सीमा पे वाले क्षेत्रों में अधिक ध्यान दिया जाएगा क्योंकि यहाँ से तस्करी के बाद उनको विदेश भेजना ज़्यादा आसान हो जाता है और फिर पकड़ में नहीं आती है। तो ऑपरेशन आहट की बात करें तो ऑपरेशन आहट का संबंध किससे है, तो मानव तस्करी रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा चलाए गए जा रहे विशेष अभियान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि सघन मिशन इंद्रधनुष 4, ठीक है, के संबंध में असत्य है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक मिशन है जिसके तहत बात करें तो गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है ही, ये देखभाल से संबंधित है। उसके बाद इसमें 2 वर्ष से कम के बच्चों को भी टीकाकरण है। इसमें 13 ऐसे बीमारियों के से बचने से पूर्व जो टीके का जिनकी खोज हो चुकी है और टीकाकरण करने की व्यवस्था है इसमें। और उसके अलावा 12 बीमारियां इसमें है शामिल। तो 12 बीमारी 2 साल से कम के बच्चों का टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण इसमें शामिल है। लेकिन ये 5 वर्ष वाला नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या निकलेगा, तो इसका आंसर निकलेगा सी, इसका संबंध नहीं है। ये तीनों प्रोविजन है इसमें, गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, ये 2 वर्ष से कम के बच्चों से भी संबंधित है और इसके अंतर्गत 12 बीमारियों के लिए टीके शामिल है। इट इंक्लूड्स वैक्सीन्स अगेंस्ट 12 डिजीजेस। तो आगे देखिए, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जा रहा है, वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। उस समय क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय अब ज़्यादातर बीमारियों के सीजन में ज़्यादातर वर्चुअल माध्यम से ही चीज़ों का उद्घाटन किया जा रहा है। इसका नाम रखा गया सघन मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, 4.0 इसका नाम रखा गया है, इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0। ठीक है, अब देख लीजिए बाकी ये क्या होगा, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी चाइना में है, लेकिन चाइना से ये ज़्यादा बड़ा, चाइना का तो कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा। और इस टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 1 साल में 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिला और 2.6 करोड़ से अधिक जो बच्चे होंगे, यानी लगभग हर साल अगर आप देखेंगे तो 5.6 करोड़ बच्चे और महिलाओं को क्या किया जाएगा, तो टीकाकरण उनका किया जाएगा और इसके कवर किया जाएगा 5.6 करोड़। कई देशों की तो आबादी नहीं है इतनी जितने महिला और बच्चों को यहाँ पे कवर किया जाएगा टीकाकरण कार्यक्रम के तहत। और इस टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 2 साल के बच्चों, 2 साल तक के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं के अलावा 2 साल तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। सघन मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो इसमें 12 वैक्सीन्स को, ठीक है, प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए
इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसे वैक्सीन जिनका वैक्सीनेशन के बाद बीमारियों को रोका जा सकता है, संक्रमण से रोका जा सकता है, यानी बीमारी ना हो उसके लिए पहले ही टीकाकरण करके इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके लिए तो कौन कौन सी बीमारियों को इसमें शामिल किया गया? इसमें शामिल किया गया डिप्थीरिया को, इसमें शामिल किया गया वोपिंग कफ यानी काली खांसी को, इसमें शामिल किया गया टेटनस का, ठीक है, ये सब के सब टीकाकरण होंगे। पोलियो का टीकाकरण जो ऑलरेडी चल ही रहा है, ट्यूबरकुलोसिस का भी होगा, इसमें डीपीटी वगैरह सब जो होती है, हेपेटाइटिस बी होगी, ठीक है, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जिसको कहा जाता है, टाइप बी संक्रमण, उसके बाद जाकर के इसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस, और उसके बाद जाकर के रोटा वायरस जो कि बच्चों के पेट खराब जो हो जाते हैं, जो दांत निकलने वाले बच्चे होते हैं, वो जो रोटा वायरस इसीलिए दिया जाता है ताकि उनका पेट खराब ना हो, ठीक है, वायरस की वजह से। उसके बाद जाकर के न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन्स, और उसके बाद खसरा और रुबेला जो कि आपको पता होगा एक बार अफ्रीका में फैली थी और बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। तो खसरा और रुबेला से संबंधित टोटल 12 प्रकार के वैक्सीन्स दिए जाएंगे, गर्भवती महिलाओं से लेकर के बच्चों तक को इसमें शामिल किया गया है। लगभग 5.6 करोड़ सालाना जो है महिला और बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। आगे कुछ उसके अलावा कुछ जो ऐसे जिले हैं जिसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस भारत के सभी जिलों में नहीं है, तो जिन जिन जिलों में है वहीं पे होगा। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की बात करें तो ये भी पूरे भारत में नहीं है इसका संक्रमण, या पूरे भारत में इसके केसेस आमतौर पर नहीं मिले हैं। तो जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में है उन्हीं डिस्ट्रिक्ट को इसमें शामिल किया जाएगा। सघन मिशन इंद्रधनुष में 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 अब चल रही है। बेसिकली सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम जो है 2017 में शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या है। तो प्रश्न संख्या 11 है कि एवरी ईयर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 11 फरवरी को, ठीक है, 11 फरवरी कह रहे हैं, 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं क्यों मनाया जाता है। तो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? तो इस बार का थीम है बहुभाषी शिक्षा हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टी लैंग्वेज लिंगुअल एजुकेशन, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आगे अगर बात करें दुनिया के कुछ फैक्ट्स ले ले, तो कुछ फैक्ट्स अगर लेंगे तो दुनिया में 7000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। और भारत की बात करें तो भारत में 1635 मातृभाषा है। उसके अलावा 234 ऐसे मातृभाषा है, ठीक है, पहचान जिनकी और की गई है। भारत सरकार ने अभी तक 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल की बात करें तो उसमें 22 भाषाओं को जगह दी है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, भारत सरकार के द्वारा 8वीं अनुसूची में स्थान दी गई है। उसके अलावा भारत में 1635 मातृभाषा, ठीक है, और 234 ऐसे मातृभाषाओं की पहचान की गई है। पहचान योग्य मातृभाषा है कितने? 234। तो कुल मिलाकर के भारत में 22 भाषा, दुनिया में 7000 से अधिक भाषाएं हैं। भारत में 1600 से अधिक, 16 + 2 18, लगभग 1900 के आसपास भारत में भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यूनेस्को ने 1999 में इसे डिक्लेयर किया था। 2022 से लेकर के 2032 के बीच में का जो दशक है उसको संयुक्त राष्ट्र ने, यूएनओ ने स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो यूनाइटेड नेशन इसको क्या मना रहा है? इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस, यानी स्वदेशी भाषा, ठीक है, स्वदेशी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय दशक मनाया जाएगा 10 साल, यानी 2022 से 32 तक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपसे पूछ सकता है कि यूएनओ के द्वारा 2022 से 32 को किस रूप में मनाने का फैसला किया गया है? तो इसे मातृभाषा, स्वदेशी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाने का फैसला किया गया। ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद के शमशाबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड द स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी the Statue of Equality statue on 5th February 2022 in Shamshabad, Hyderabad. विद विच सेंट इज इट रिलेटेड, किस संत से संबंधित है? तो आपको बता दूं कि 11वीं सदी के संत थे संत रामानुजाचार्य, इनसे संबंधित है ये। रामानुजाचार्य के ही शिष्य हुए थे रामानंद, और रामानंद के ही शिष्य हुए थे कबीर, और उसके बाद जाकर के और भी बहुत सारे उस समय जो विद्वान थे जो किनके रामानंद के शिष्य थे। और रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानुजाचार्य, जिनको इक्वलिटी के लिए या जिनको किसके लिए जाना जाता है? जिनको समानता के लिए जाना जाता है, और दक्षिण भारत में खास करके समानता स्थापित करने और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में इनके योगदान के लिए इनको जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 फरवरी 2022 को इनके 216 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया था, और इस प्रतिमा को कहा जाता है समानता की मूर्ति, यानी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ठीक उसी तरह जैसे भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है अहमदाबाद में, और वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी सॉरी, और यानी कि समानता। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी समानता की मूर्ति, और ये संत रामानुजाचार्य से संबंधित है। संत रामानुजाचार्य की बात करें तो 11वीं सदी में ये संत हुए थे, भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। ये भक्ति शाखा यानी भक्ति आंदोलन चल रहा था भारत में उस समय, और उनके ही शिष्य परंपरा में रामानंद हुए बाद में, और उसके बाद जाकर के जिनके शिष्य कबीर, रैदास, सूरदास इत्यादि थे। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ यहाँ पे पूछा जा सकता है इक्वलिटी का संबंध किन से है? तो रामानुजाचार्य से। या पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया। किस राज्य में किया गया है पूछेगा तो ये तेलंगाना में स्थापित किया जाए। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का संबंध किससे है? तो भक्ति आंदोलन के संत रहे ये संत रामानुजाचार्य से संबंधित है। उसके बाद जाकर के फरवरी 2022 में देखें तो कौन सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है? देखिए, तो अकॉर्डिंग टू द 2021 रिपोर्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस डेमोक्रेसी इंडेक्स, व्हिच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी की गई है 2021 की, वो फरवरी 2022 में जारी किया गया था। किस देश को दुनिया का सबसे बेहतर लोकतंत्र माना गया है? तो आपको एक चीज़ बता दूं, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, पश्चिमी यूरोप में स्कैंडिनेवियन कंट्री है नॉर्वे, उसको दुनिया का सबसे बेहतर रैंकिंग मिली है, और उसके बाद जाकर के न्यूजीलैंड को दूसरा सबसे बेहतर लोकतंत्र माना गया है। तो इसका आंसर जो होगा दुनिया का सबसे बेहतर लोकतंत्र जो है वो माना गया है नॉर्वे को। नॉर्वे कहाँ पे? तो स्कैंडिनेवियन देश है, पश्चिमी यूरोपियन देश है, और यहाँ पर स्थित है। ये देख लीजिए नॉर्वे, ये रहा, यहाँ पे नॉर्वे स्थित है, ये रहा। ठीक है, नॉर्वे को दुनिया का सबसे बेहतर लोकतंत्र माना गया है। ठीक है, 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं भारत की। इसमें नॉर्वे की अगर बात करें तो नॉर्वे को मिला है 9.75 अंक, 10 में से 9.75 अंक दिए गए। न्यूजीलैंड सेकंड स्थान पर है। इंडिया को मिला है 6.91, ठीक है, अंक मिला है, और भारत 46वें स्थान पर है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत लोकतंत्र के मामले में कौन से रैंक पे है? तो भारत 46वें रैंक पे है। टॉप पे कौन है? तो टॉप पे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो टॉप पे है नॉर्वे। इंडिया की रैंकिंग पूछी जा सकती है, तो इंडिया की 46वें स्थान पर है। इसके लिए जो आधार बनाया गया था, जो बेस लिया गया था रिपोर्ट बनाने के लिए, वो था चुनावी प्रक्रिया को, सरकार की कार्यप्रणाली को, राजनीतिक भागीदारी को, राजनीतिक संस्कृति को, और नागरिक स्वतंत्रता को भी इसमें स्थान दिया गया था। इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा है, किस किस देशों का, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग। उसके बाद जाकर के फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो कैसी है। उसके बाद जाकर के बात करें तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी, क्या सभी लोगों की भागीदारी है इसमें। पॉलिटिकल कल्चर किस प्रकार का है? तो राजनीतिक कल्चर तो भारत का पता ही है आपको किस तरह का, किस लेवल पे पहुंच जाता है जब डिबेट वगैरह सब होती है या इलेक्शन होता है, तो आपको पता ही होगा। तो रैंकिंग तो गिरेगी ही। और उसके बाद जाकर के सिविल लिबर्टीज यानी जनता को कितनी स्वतंत्रता है। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर रैंकिंग हुई। भारत को 46वां स्थान, नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है। नॉर्वे टॉप पे रहा है।
चलिए 167 देशों को इस सूची में शामिल किया गया था और 167 दुनिया में अगर देश है, 167 ऐसे कंट्री है जिसको डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में अपने आप को क्लेम करते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में 21 कंट्री को ही माना गया है कि ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री या लोकतांत्रिक देश है। तो कुल मिलाकर के फरवरी 2022 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं था। फरवरी जैसे जैसे हम लोग मार्च, अप्रैल, मई, जून की तरफ बढ़ेंगे तो न्यूज़ बढ़ता चला जाएगा। दुनिया जैसे जैसे खुलती जाएगी कोविड के बाद वैसे वैसे न्यूज़ बढ़ेंगे, ठीक है। तो मार्च में और ज़्यादा न्यूज़ होगा, अप्रैल में न्यूज़ और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेक्चर थोड़े बड़े होते जाएंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन बना दूँ तो आप लोग एक बार जब भी आप लोग क्लासेस को देखते हैं, आप लोग एक बार उसको लाइक कर दीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि आपको याद ना रहे और आप अगले क्लास को, अगले लेक्चर को मिस कर जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। इससे ये होता है कि जब भी कोई भी, चूंकि आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी तो आपको पता है कि शेड्यूल संडे का है, आगे आने वाले समय में जो डेज है लेक्चर के डेज वो बढ़ाए जाएंगे और डिफरेंट सब्जेक्ट के वो लेक्चर्स होंगे। तो आपको लगातार कई बार मिस हो सकता है अगर आपने नोटिफिकेशन वाले जो बेल आइकन है उसको आपने क्लिक नहीं किया है, तो उससे ज़रूर आप लोग क्लिक कर ले, वीडियो को भी लाइक कर ले। और उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आने वाले समय में जनरल स्टडी के जितने भी टॉपिक्स हैं सबके मैराथन चलाए जाएंगे इस चैनल पे अलग अलग डेज पे। और जो अभी हम लोग, जो कि 68th बीपीएससी को भी टारगेट करके ये करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं, और यूपी का जो मई में एग्जाम होने वाला है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, उसको भी टारगेट करते हुए ये हम लोग सेशन को कर रहे हैं। तो फिलहाल तो अभी ये क्लासेस चलेगी आपको, और बहुत जल्द बिहार करंट अफेयर्स के भी क्लासेस इसी चैनल पर आपके अलग डेज में चलेंगे, वो भी शुरू होने वाली है। तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कर ले। और इस चैनल से जुड़ने के लिए, जेएस एजुकेशन से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सभी को, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।